हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। और आज के सेशन में हम आपके जीपे 23 में जो अदर सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आज का सेशन जो है। यहाँ पर हम आपके बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे जीपे 23 के, इनका हम प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इस तरीके का पैटर्न आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट आपका 24 जो आपका एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आपको पैटर्न समझना जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं माइनर सब्जेक्ट को लेकर। तो चलिए आज का सेशन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट से पूछा गया था, क्या था क्वेश्चन आपका? कार्बोहाइड्रेट हैव हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो ऑफ। तो कार्बोहाइड्रेट में आपसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए इसका मैं करेक्ट, इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर होने वाला है डी। इसका करेक्ट आंसर होगा 2:1 इसका होने वाला है। हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। इसका एक फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nOn, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं CnH2ONON। या तो ये वाला फॉर्मूला हो सकता है या तो ये वाला फॉर्मूला हो सकता है। यहां पर जो एन है ये आपके नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है। एन क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कार्बन को आपका डिनोट कर रहा है। फिर बात करते हैं एक फॉर्मूला से, मैं आपको बता रहा हूं। ग्लूकोज ले लेते हैं जो कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इनका रेशियो देखिए, जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो गया? डबल हो गया। एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए, जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो गया? डबल। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हम रेशियो देखें तो 1 आपका कार्बोहाइड्रेट का रेशियो होने वाला है और 1 ऑक्सीजन का रेशियो, और हाइड्रोजन का रेशियो क्या हो जाएगा? आपका डबल हो जाएगा। और यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक फार्मूला है। नेक्स्ट फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था कार्बोहाइड्रेट का, कि पेयर ऑफ द C4 इपीमर। इपीमर क्या है? आपका एक स्टीरियो आइसोमर है, और कार्बन 4 पे हमारा जो ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है ये आपके इपीमर शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए एक्सप्लेनेशन में समझते हैं ये इपीमर क्या होता है। देखिए ये आपका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। यहां पर देखिए गैलेक्टोज का फॉर्मूला, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट आपको कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा। कार्बन नंबर 4 में देखिए दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम है, बट कार्बन नंबर ऑफ 4 पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। यहां पर OH आपको राइट साइड नजर आ रहा है, तो यही जो OH है यहां पर आपको लेफ्ट साइड नजर आ रहा है। बाकी कहीं पर भी कोई चेंजेस आपको नजर नहीं आ रहा है। फॉर्मूला दोनों का सेम है। गैलेक्टोज, ग्लूकोज दोनों का फॉर्मूला C6H12O6 है। दोनों आपके हेक्सो शुगर हैं। हेक्सो शुगर मतलब इसमें आपके कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, बट इनके स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन में चेंजेस है, और कार्बन नंबर 4 पे इन पे ओरिएंटेशन चेंजेस है। यहां पर लेफ्ट साइड में OH नजर आ रहा है, तो वही OH ग्लूकोज के केस में आपको राइट साइड नजर आ रहा है। यहां पर H आपको लेफ्ट साइड नजर आ रहा है, तो यहां पर H आपको राइट साइड नजर आ रहा है। तो आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज कार्बन नंबर 4 पे क्या शो करते हैं? आपके इपीमर शो करते हैं। क्लियर हो गया? जब इनके ओरिएंटेशन में चेंज होगा किसी पर्टिकुलर कार्बन पे, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इपीमर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था द C2 कार्बन नंबर 2 पे इपीमर डी ग्लूकोज। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था? कार्बन नंबर 4 पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज इपीमर शो करते हैं। यहां पर कार्बन नंबर 2 की बात कर रहा है, और कार्बन नंबर 2 पे आपका मेनोस क्या शो करता है? इपीमर शो करता है। इसको भी देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। इससे पहले हमने कार्बन नंबर 4 को फोकस किया था, यहां पर आपको कार्बन नंबर 2 पे फोकस करना है। ये है आपका ग्लूकोज के स्ट्रक्चर, ये है आपका मेनोस के स्ट्रक्चर। दोनों का देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, C6H12O6। दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम है, बस डिफरेंस कहां पर है? कार्बन नंबर 2 पे फोकस कीजिए। कार्बन नंबर 2 पे देखिए यहां पर OH राइट साइड में है, तो यहां पर OH लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है। यहां पर H आपका लेफ्ट साइड में है, तो यहां पर राइट साइड नजर आ रहा है। बाकी दोनों का स्ट्रक्चर आपका सेम है। मतलब कार्बन नंबर 2 पे ग्लूकोज और मेनोस
इपीमर शो करते हैं। इसको इस तरीके से याद रखो, ग्लूकोज और मेनोस कार्बन नंबर 2 पे इपीमर शो करते हैं, जबकि आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज कार्बन नंबर 4 पे क्या है, इपीमर शो करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं आपके स्टीरियो आइसोमर से रिलेटेड। नेक्स्ट अब क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बायोकेमिस्ट्री से था, इकोसानाइड आर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑफ कार्बन। तो इकोसानाइड में आपका जो कि बेसिकली आपका एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन बताना है। तो इकोसानाइड में नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं आपके 20। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं 20। और इकोसानाइड किसको बोला जाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ल्यूकोट्राइन हो गया, थ्रोम्बोक्सेन हो गया, इन सबको क्या बोला जाता है आपका इकोसानाइड। क्लियर हो गया। और इसमें टोटल कितने कार्बन होते हैं, तो 20 कार्बन होते हैं, ये बात याद रखना। प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन और जो थ्रोम्बोक्सेन होता है, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, इकोसानाइड, जो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल है, जिसमें आपके 20 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका देख सकते हैं कि एरिचिडोनिक एसिड आपका जो कि फॉस्फोलिपिड, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन से आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से क्या रिलीज होता है आपका एरिचिडोनिक एसिड, और इन्हीं को क्या बोलते हैं इकोसानाइड, जिसमें प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन ये सब इन्हीं के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, थ्रोम्बोक्सेन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 इज फैसिलिटेटेड बाय। क्वेश्चन पूछ रहा है विटामिन बी का जो एब्जॉर्प्शन है वो फैसिलिटेटेड बाय। तो विटामिन B12 का हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे ये जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक से क्या रिलीज होता है, यहाँ पर आपका HCl, और इस गैस्ट्रिक HCl में प्रेजेंट होता है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर। यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर। और यही जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यदि हम इंट्रिंसिक फैक्टर का नेचर बात करें, तो ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है, ठीक है, कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, तो इंट्रिंसिक फैक्टर। बट आपके ऑप्शन में इंट्रिंसिक फैक्टर ना देके इसका नेचर पूछ दिया गया है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं। इससे पहले भी एग्जाम में आ चुका है कि विटामिन 23 के ही फर्स्ट शिफ्ट में था शायद क्वेश्चन कि इंट्रिंसिक फैक्टर की यदि डिफिशियंसी हो जाए गैस्ट्रिक एसिड में तो कौन सा एनीमिया होगा, तो उसका आंसर लिया गया था पर्निशियस एनीमिया, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर की यदि डिफिशियंसी हो जाएगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो पर्निशियस एनीमिया की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका जस्ट नेचर आपसे पूछ दिया गया है कि इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ डेस एंजाइम इन द फाउंड इन द हर्श डिजीज। तो ये आपसे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज से क्वेश्चन पूछा गया है फैक्ट लेवल पे कि लीवर ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज हर्श डिजीज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका बी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से हर्श डिजीज आपको देखने को मिलेगा। देख लीजिए चार्ट काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहां से आपसे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपके ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज का आपका चार्ट दिया हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेन गिरिके डिजीज भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। वेन गिरिके डिजीज जो होता है ये आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी की वजह से वेन गिरिके डिजीज होगा। हर्श डिजीज आपसे पूछा गया है जो कि लीवर में ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी से होगा। और इसी से थोड़ा सा रिलेटेड आप देख लीजिए मैकआर्लेट सिंड्रोम जो होगा ये आपके मसल में ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से होगा। ये दोनों पॉइंट्स को याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज से। तो इसको भूल जाओगे तो याद रखना, ये लीवर को क्या बोलते हैं, हिपेटिक। लीवर को क्या बोलते हैं, हिपेटिक। तो ये लीवर में ग्लाइकोजन फास्फोरिलेज की डिफिशियंसी की वजह से, तो H से S को कोरिलेट कर लेना, और ये तो आपका मसल से आप मसल को कोरिलेट कर दोगे, बाकी तो आपका फास्फोरिलेज एंजाइम है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। और वेन गिरिके डिजीज को भी याद रखना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी की वजह से होगा। काफी इंपॉर्टेंट चार्ट था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द असेल्युलर, ये आपके माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। असेल्युलर मतलब जिसके पास सेल ना हो। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका वायरस। वायरस क्या होता है, असेल्युलर है। वायरस के पास ना तो सेल वॉल है ना तो सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके पास है क्या,
इसके पास होता है प्रोटीन का कोड, इसके पास बस एक ही चीज है, प्रोटीन का कोड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और इसमें आपका या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसके पास कोई सेल मेम्ब्रेन ये सारी चीजें नहीं है। तो ये आपका सी करेक्ट आंसर होने वाला है। बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आएगा। फंगस, आपका एमीबा, ये सब में आपके सेल प्रेजेंट होते हैं, बट ये आपका असेलुलर है, मतलब इसके पास कोई सेल प्रेजेंट नहीं है। इसमें बस होता है प्रोटीन का कोट, जिसको बोला जाता है कैप्सिड, और इस कैप्सिड के अंदर में इसका न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या तो फिर आरएनए प्रेजेंट होगा। दोनों एक साथ कभी भी प्रेजेंट नहीं होते हैं वायरस में, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिक टेस्ट पूछा गया है। एक सीरोलॉजी टेस्ट से आपसे क्वेश्चन फिक्स होता है, जैसे टाइफाइड के लिए आपका विडाल टेस्ट होता है, ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, सिक टेस्ट किसके लिए होता है? तो सिक टेस्ट डिप्थीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। डिप्थीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? आपका सिक टेस्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है एचआईवी एड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट? इलीजा टेस्ट या फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इलीजा टेस्ट होता है आपका, इलीजा टेस्ट, इलीजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे, और एक आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो इसको याद रखिएगा, एचआईवी एड्स के लिए होता है इलीजा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, डिप्थीरिया के लिए होता है सिक टेस्ट, और टाइफाइड के लिए बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। तो ये टेस्ट को आपको रेडी करके जाना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, जैसे टीबी के लिए ट्यूबरक्यूलिन और मोन्टेस टेस्ट जो होता है। तो ये वाला जो चार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा सकता है। विडाल टेस्ट पर आपका टाइफाइड, डी टेस्ट आपकी स्कारलेट फीवर के लिए भी होता है, और सिक टेस्ट जो पूछा गया था जो कि डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन 1798 एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर को बोला जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया हुआ था, ठीक है, उनका डिस्कवर किया था। तो इनको सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए था कि एडवर्ड जेनर पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन, तो इनका एरिया क्या है? इन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया हुआ था, तो इन्हीं को फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी बोलते हैं, एडवर्ड जेनर जी को। तो वैक्सीनेशन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया? चलिए, इन्होंने सबसे पहले 1798 में एडवर्ड जेनर जी ने आपका स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था, जो फर्स्ट टाइम वैक्सीन बना हुआ। नेक्स्ट, विच क्लास ऑफ द एंटीबॉडी ऑप्सोनाइज एंटीजन फॉर द फेगोसाइटिक थ्रू द टू डिफरेंट पाथवे। तो जो हमारा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी मतलब जो इम्यूनोग्लोबुलिन की बात करते हैं, आईजी, ये ऑप्सोनाइज करना मतलब इंगल्फ कर लेना। फेगोसाइटिक एक्शन मतलब क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, जो भी एंटीजन है, जो फॉरेनर है, इनको, जो फॉरेनर है जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, इनको क्या कर लेना? इंगल्फ कर लेना। ये टू डिफरेंट पाथवे के थ्रू ये काम करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट होगा? तो आईजीजी का इसका करेक्ट आंसर लिया गया है। आईजीजी जो मोस्ट अबंडेंट हमारे सीरम में सबसे ज्यादा आईजीजी एंटीबॉडी होगा, जो लगभग 70 to 80% तक होता है, और यही जो एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटर बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है। अब बात करते हैं किस तरीके से काम करता है। तो इसमें आपका फर्स्ट जो पाथवे है ये एफसी रिसेप्टर पाथवे को एक्टिवेट करेगा, और सेकंड बात करें तो आपका कंप्लीमेंट एक्टिवेशन पाथवे। ये सब आपके सिग्नलिंग पाथवे हैं जिसके थ्रू ये अपना फेगोसाइटिक एक्शन परफॉर्म करता है। फेगोसाइटिक एक्शन का मतलब है बैक्टीरिया वायरस को इंगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, एंजाइम एस्पार्जिनेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एस्पार्जिनेस। एंटी कैंसर ड्रग में एक ही इकलौता एंजाइम है जिसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो एंजाइम आपने पढ़ा होगा एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन में कि एस्पार्जिनेस क्या होता है। ये आपका एक एंजाइम है जिसको ल्यूकेमिया में यूज किया जाता है, आपके कैंसर में इनका यूज किया जाता है। तो अब यहाँ से आपसे इसका सोर्स पूछ रहा है कि ये कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है। तो ये आपका अर्विनिया केराटोवा इसका करेक्ट आंसर लिएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका सोर्स क्या होता है? आपका अर्विनिया केराटोवोरा से ऑब्टेन किया जाता है आपका, ठीक है। चलिए, इट इज द आइसोलेट किया जाता है, और इसका मोड ऑफ एक्शन की आप बात करें तो ये आपका इट वर्क बाय द ब्रेकिंग डाउन द एस्पाराजीन, जो कि एक अमीनो एसिड होता है जो कि कैंसर के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको ये ब्रेक करता है। तो ये इसका एक्शन होने वाला है, लेकिन आपसे इससे
सिर्फ सोर्स पूछा गया था, तो आपको सोर्स याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए क्या था, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस इन अ सेल अकरिंग थ्रू द मेडिएशन ऑफ द फेजेस। फेजेस मतलब आपके यहाँ पर बैक्टीरियोफेज की बात चल रहा है, और जब भी जीन ट्रांसफर बैक्टीरियोफेज की हेल्प से होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं आपका ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर किया जाता है, और किसके हेल्प से, बैक्टीरियोफेज से। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है जिसमें सेल किसके थ्रू, अपना फेजेस के थ्रू क्या करेगा, रिकमेंड करेगा, रिकॉम्बिनेशन करेगा जेनेटिक मटेरियल का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका, ट्रांसडक्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। डेफिनेशन देख लीजिए, ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस वेयर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल बोल सकते हैं फ्रॉम वन बैक्टीरियन टू द अनदर बाय द बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल का जब ट्रांसफर किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आपका ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस है जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है, मॉडिफाई लोरिस प्रोसीजर इज यूज्ड टू कैरेक्टराइज। तो ये आपका एक प्रोसीजर है, मॉडिफाई लोरिस जो प्रोसीजर है, ये आपके प्रोटीन कंटेंट इन एलर्जिक प्रोडक्ट, जो एलर्जन प्रोडक्ट होते हैं इनमें प्रोटीन कंटेंट को कैटेगराइज करने के लिए, उनको कैरेक्टराइज करने के लिए इनका यूज किया जाता है, इस मेथड को मॉडिफाइड लोरिस मेथड। तो ए इसका करेक्ट आंसर लिया गया है। ठीक है, एक तरीके का ऐसे है जिसमें से अपने को पता चलता है कि हमारा जो एलर्जन है, जो भी एलर्जिक प्रोडक्ट है, उसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है, इसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन, हु इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर। तो ये आपके फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, और हर बार कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट से भी पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर। तो डॉक्टर का रिलेशन किसके साथ होता है, अपने रिटेलर के साथ होता है, क्योंकि रिटेलर ही फीडबैक देता है डॉक्टर को कि कौन सा मेडिसिन वो पेशेंट डिमांड कर रहा है, पेशेंट का क्या डिमांड है, पेशेंट कौन सा मेडिसिन चाह रहा है, और जो भी फीडबैक है, क्योंकि आपका जो रिटेलर है ये आपका एक लिंक है। देखा जाए तो डॉक्टर के पास आता है पेशेंट, और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, दवाई का पर्चा लिखेगा, और ये रिटेलर किसको देगा, पेशेंट को देगा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये किसके थ्रू होगा, आपका रिटेलर। ठीक है, तो देखिए डी इसका करेक्ट आंसर लिया गया है। रिटेलर की बात करें तो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है डॉक्टर प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर में। इन टर्म्स ऑफ बात करें तो ये फीडबैक देगा जो भी मेडिकेशन है उसकी अवेलेबिलिटी को लेकर कि कौन सा मार्केट में चल रहा है, पेशेंट प्रेफरेंस, पेशेंट कौन सा मेडिकेशन को ज्यादा पसंद कर रहा है, इस तरीके का। और ये सारी चीजें को आपका इंफॉर्मेशन को डॉक्टर को कौन देता है, आपका रिटेलर, और रिटेलर के थ्रू डॉक्टर को चीजें समझ में आती है कि पेशेंट की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या मेडिकेशन अवेलेबल है हमारे मार्केट में। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, द गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल। द गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल में आपसे पूछ रहा है RS3 का मतलब, RS का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, एक R का मतलब होता है रिवार्ड, फिर रिकॉग्निशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए किसी भी जब हम लोग एम्प्लॉय के रिटेंशन की यदि हम लोग बात करें तो उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए, रिवार्ड मतलब उसको सैलरी, बोनस वगैरह ये सब बेनिफिट उसको मिलना चाहिए, और फिर बात करें रिकॉग्निशन मतलब उसको एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए, उसको एक पहचान मिलना चाहिए। तो ये आपका इंक्लूड होगा आपके गुड मैनेजमेंट प्रिंसिपल में। क्लियर। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके जीपेट एग्जाम 23 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके माइनर सब्जेक्ट को लेकर, तो इनको आप मस्त से तैयार करके जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं जैसा कि हमने आज एक्सप्लेन किया हुआ है। और आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।